नक्षत्र एस्ट्रो सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त दत्तराज। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दत्तराज। दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं कि काफी लंबे समय से मैं आप लोगों के लिए आगे की वीडियोस नहीं बना पाया। दरअसल दोस्तों, मैं पिछले समय से कुछ ऐसा बिजी रहा कि चाहकर भी वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं निकाल पाया। हालांकि मैं शॉर्ट्स और रील्स बना बनाकर आपको ज्योतिष से रिलेटेड जानकारी साझा करता रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आपको मेरी बनाई वीडियो अच्छी लगती है, इससे आपको कोई भी अच्छी जानकारी मिलती है, तो आप इस वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है एक ऐसी नॉलेज है, ऐसा ज्ञान है जो आपकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन कर सकता है। अगर आपने कुंडली देखना सीख लिया, आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का हल खुद ही निकाल सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि कौन से ग्रह की दशा चल रही है, कौन सा ग्रह योग कारक है, उसका बल कितना है, किस ग्रह का हल पूजा द्वारा हो सकता है, कौन सा रत्न धारण करना है। दोस्तों, जैसा मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि ज्योतिष एक विज्ञान है, ये एक कैलकुलेशन है, मैथ है। जैसे एक बार सोचकर देखिए, जिन ग्रहों के बारे में, उनकी डिग्री के बारे में, उनकी स्पीड के बारे में, कि वो सूर्य का चक्कर कितने समय में लगा लेते हैं, इसके बारे में साइंस, विज्ञान आज खोज कर रही है। हमारे ऋषियों मुनियों ने 5000 साल पहले ही कुंडली के माध्यम से ग्रहों की स्थिति, उनकी स्पीड, डिग्री सब लिख दिया था। आपको ये मानना होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनके पास ग्रह नक्षत्रों की, साइंस की पूरी नॉलेज थी। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज मैं क्या करने वाला हूं, आज मैं पिछली जो 3 वीडियोस हमने इससे पहले बनाई हैं, मैं उनको एक तरह से रिपीट करूंगा। क्योंकि मैं काफी समय बाद दोबारा वीडियोस बना रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि पिछली जो बताई हुई चीजें हैं वो मैं एक बार फिर से आपसे साझा कर लूं, ताकि आपको चीजें और आसानी से समझ आ सकें। उनमें कोई भी कहीं कंफ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आई, वो सारी कंफ्यूजन आज क्लियर हो जाएगी। आप एक अच्छे ज्योतिष बन जाएंगे। और बाकी कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपको आने वाली वीडियोस में मैं बताता रहूंगा। मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में समझा चुका हूं कि ये होता है लगन कुंडली। ये कंप्यूटर से बनी हो, हाथ से मैनुअल बनी हो सकती है, फिर चाहे आप किसी ऐप पर, मोबाइल पर, कहीं भी आप इस कुंडली को देख रहे हैं। ये होता है कुंडली का पहला भाव, यानी कि पहला घर। और यहां ल लिखा है, ल, पहले घर में ल लिखा है। यहां ल लिखा हो सकता है, लग्न लिखा हो सकता है, तो मतलब इसका मतलब है लग्न कुंडली। क्योंकि देखो ऊपर मैंने लिखा है इसमें लग्न कुंडली। जब आपका जन्म हुआ उस समय ग्रह नक्षत्र जिस स्थिति में थे वो यहां प्रिंट हो गए। लग्न कुंडली जब हम देखते हैं तो उसका अध्ययन करते हैं, तो ग्रह जो हैं उनकी स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कुछ स्थितियां जो होती हैं वो पहले देखनी होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राशियां कौन कौन सी, मतलब घरों में कौन कौन सी राशियां बैठी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस किस घर में कौन कौन सी राशि बैठी है। दोस्तों, कुछ बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो नंबर लिखे हैं 1, 2, 3, ये घर होते हैं। इनकी स्थिति कभी भी नहीं बदलती और ना ही इनके फल बदलते हैं। यानी कि जैसे पहले घर से आप खुद को देखते हैं, आपका चरित्र, आपका स्वभाव, शरीर। दूसरा घर है जो आपका कुटुंब, यानी कि परिवार, आस पड़ोस, ये सब। साथ साथ वाणी का घर है, ये धन का स्थान भी है। तीसरा जो घर है ये हमारा कर्म का स्थान है, हमारी मेहनत का स्थान है, हमारे छोटे भाई बहन का घर है। चौथा घर जो है प्रॉपर्टी का है, घर का है, वाहन का है, सुख सुविधा का है। साथ साथ ये माता का स्थान है। पांचवा जो घर है ये संतान का घर है, लव अफेयर का घर है। साथ साथ आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा का स्थान है। इन घरों के जो भी मतलब फल है, इनके बारे में हम ऑलरेडी आपको वीडियोस में मतलब बता चुका हूं, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं ये सारी चीजें। सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि हमारी कुंडली में कौन सी राशि किस घर में बैठी है।
जैसे कि हम जानते हैं 12 राशियां होती हैं, 12 ही घर होते हैं, और इन राशियों के सामने ये इनके स्वामी हैं। ये देखिए, ये राशियां हैं, ये इनके स्वामी हैं। जैसे मेष राशि है, इसके स्वामी है मंगल। वृष जो राशि है उसके स्वामी है शुक्रदेव। मिथुन जो राशि है उसके स्वामी है बुधदेव। ऐसे ही कर्क राशि है उसके चंद्रदेव। सिंह राशि है उसके सूर्यदेव। कन्या राशि है उसके फिर से बुधदेव। यानी कि अब मान लो यहां 5 नंबर लिखा है, पहले घर में यहां 5 नंबर लिखा है, मतलब ये कि 5 नंबर की राशि यानी कि सिंह राशि यहां बैठी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे लग्नेश है वो हो गए सूर्यदेव। इसी तरह यहां 6 लिखा होगा, यहां 7, यहां 8, यहां 9, यहां 10, यहां 11, यहां 12, यहां 1, 2, 3 और 4। ये अगर लग्नेश हो गए सूर्य, हो ना, यहाँ पे अगर लग्नेश सूर्य हो गए तो हमारे शरीर की जो बनावट है वो सिंह राशि से रिलेटेड होगी। इसी तरह हम दूसरे घर में 6 लिखा है, यानी हमारी जो वाणी है, कुटुंब है, बहन भाई है, जो इनके इस भाव का जो स्वामी है वो हो गए बुध देव। इसी तरह बाकी घरों में भी होगा, इसी तरह जो बाकी घर हैं उसी तरह से इस राशि के जो स्वामी हो गए। उसी तरह से आगे जैसे यहाँ 5 है, 6 है, 7 है तो 8 है, तो वृश्चिक राशि जो है उसके जो स्वामी हो गए मंगल देव, वो इसके स्वामी हो गए। जो सुख सुविधा है, वाहन है, उन सब चीजों का जो डिपार्टमेंट है वो मंगल देव को मिला है। इस तरह से हम देखते हैं कि मतलब कुंडली में किस राशि को कौन सा डिपार्टमेंट यानी कि कौन सा घर मिला है। अब आपने देखा होगा कि लग्न कुंडली में लिखा होता है अंश या डिग्री। अक्सर जब आप किसी की कुंडली पढ़ते हैं, किसी की कुंडली रीड करते हैं, चाहे वो कुंडली हाथ से बनी हो, कंप्यूटर से बनी हो, या आप किसी ऐप से देख रहे हो, मोबाइल ऐप से बहुत सारे लोग देखते हैं कुंडली को, अगर आप किसी भी चीज को, वहां पे अंश लिखा होता है यानी कि डिग्री। हम जानते हैं कि राशियों का जो स्थान है वो फिक्स है, पर कौन सा ग्रह कहां बैठा है उसकी डिग्री कितनी है। अब मान लो मंगल देव यहां बैठे हैं, मान लो यहीं बैठे हैं मंगल देव, ये यहां भी बैठे हो सकते हैं, यहां भी बैठे हो सकते हैं। मान लो मंगल देव यहां बैठे हैं, ये यहां भी बैठे हो सकते हैं, यहां भी बैठे हो सकते हैं, यहां भी बैठे हो सकते हैं। तो कहीं भी मतलब कुंडली में एक जगह बैठे हो सकते हैं। हमने अब इसकी डिग्री देखनी है। डिग्री को हम कैसे देखते हैं? अगर डिग्री जो आपके सामने लिखा होता है, उसमें जो कुंडली आप देखोगे, चेक करोगे, उसमें लिखा होगा अगर 0 से 6 तक है तो डिग्री, तो उसका जो फल है आपको वो मिलेगा 25%। यानी कि जो ओवरऑल वो जो ग्रह है अगर उसकी डिग्री 0 से 6 डिग्री के बीच है तो वो आपको जो फल है उससे रिलेटेड जो फल है उसका 25% आपको मिलेगा। अगर 6 से 12 डिग्री है तो आपको 50% उसका फल मिलेगा, मतलब उसकी पावर उतनी होगी, वो आपको 50% ही उसका फल दे सकता है। जो ग्रह है वो आपको उतना ही फल दे सकता है। अगर जो अंश है, डिग्री है, वो 12 से 18 के बीच में है तो पूर्ण युवावस्था होती है ग्रह की, अंश की और डिग्री की, तो वो ग्रह जो है आपको 100% पूरा जो है लाभ दे सकता है, फल जो दे सकता है। अब उसके बाद अगर 18 से 24 के बीच में होगा तो उसका जो फल है फिर से 50% रह जाता है, 50% रह जाता है। और अगर 24 से 30 के बीच में है तो फल 25% रह जाता है, यानी कि ग्रह फिर से कमजोर हो जाता है वो। और अगर डिग्री 1, 2, 29 या 30 है तो उसका जो फल है वो 0% है। मतलब इन अगर 1, 2, 29 या 30 है तो कोई फल नहीं मिलता, 0% फल मिलता है। अब देखिए एक चीज और मैं इसमें बताता हूं। मान लो कोई ग्रह जो है वो यहां बैठा है, कहीं भी कुंडली में किसी भी घर में बैठा है और उसकी डिग्री जो है वो 1, 2, 29 या 30% है, या मान लो 6 से अपना 0 से 6 के बीच में है या 24 से 30 के बीच में है, तो क्या होगा, वो ग्रह जो है मार्क है, मतलब आपको
मारक है, आपको नुकसान देने वाला है, और अगर उसकी डिग्री कम है, उसकी पावर कम है, तो आपको कम नुकसान पहुंचाएगा। आपको नुकसान पहुंचाने के लायक ही नहीं है, बुरे परिणाम देने के लायक ही नहीं है, उसके पास पावर ही नहीं है। लेकिन अगर कोई योग कारक हो, अगर कोई ग्रह योग कारक हो, तो आपके लिए बुरा होगा, क्योंकि वो आपके लिए योग कारक है और उसका जो डिग्री है वो कम है, वो आपको अच्छे फल देने के लिए लायक ही नहीं है। कोई ग्रह योग कारक है और उसकी डिग्री कम है तो वो अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छे फल देने के लायक ही नहीं है, उसमें उतनी पावर ही नहीं है कि वो आपको अच्छे फल दे सके। दोनों ही चीजें यहां लागू होती हैं। तीसरा हमने देखना है कि ग्रहों की शत्रुता और मित्रता। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ग्रहों की शत्रुता क्या होती है और मित्रता क्या होती है। पिछली वीडियोस में आप ये देख ही चुके हैं। देखिए, एक तरह से मैंने बताया कि जो होते हैं ये देव ग्रह होते हैं और ये दानव ग्रह होते हैं, और ये मैंने बीच में लिखा है बुध, है ना। देव ग्रह कौन कौन से होते हैं? मंगल, चंद्र, सूर्य और बृहस्पति। और दानव ग्रह कौन से होते हैं? शुक्र, शनि, राहु और केतु। और बीच में मैंने लिखा है बुध। शुक्र जो है वो दानवों के गुरु हैं, शुक्राचार्य। बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, है ना। ये जो देव ग्रह हैं और जो दानव ग्रह हैं, ये आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। और जो बुध देव है, इनकी दानवों से सबसे मित्रता है। ये देखो, जो मैंने लाल निशान बनाया है, इनकी सबसे मित्रता है। और देव ग्रहों में इनकी मंगल और चंद्र से शत्रुता है और सूर्य और बृहस्पति से मित्रता है। इसके बाद हम देखते हैं एक गोचर देखते हैं। गोचर क्या होता है? गोचर होता है ग्रहों की करंट पोजीशन, एट प्रेजेंट ग्रहों की स्थिति क्या है, उनकी पोजीशन क्या है। उसमें हम ज्यादातर 4 ग्रह देखते हैं, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव और बृहस्पति देव। क्योंकि ये ज्यादा समय तक लगन कुंडली में एक घर में बैठते हैं, तो ज्यादा समय तक बैठने के कारण हम इन 4 ग्रहों को ही देखते हैं। लगन कुंडली और गोचर भी हमें जरूरी देखना होता है। इसके ऊपर, गोचर के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें आपको डिटेल से सारी गोचर के बारे में बता दूंगा कि गोचर होता क्या है। बाकी जो ग्रह हैं वो स्पीड में चलते हैं, ये 4 ग्रह धीमे ग्रह हैं, इसलिए गोचर देखना भी जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं दशा की। दशा क्या होती है? जब आपका जन्म हुआ, आपकी कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही थी, किसकी प्रत्यंतर दशा चल रही थी, एट प्रेजेंट कौन से ग्रह की अंतरदशा चल रही है, कौन से ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही है। आप मैनुअल कुंडली देखें या ऐप से देखें तो वहां लिखा मिल जाता है। इस पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये जो सारे सब्जेक्ट हैं ये अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट हैं। इन पे सब पे अलग अलग वीडियो बनेगी। मैं आपको इनिशियली बता रहा हूं कि कुंडली देखने के लिए ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने बताया, राशियां, डिग्री, मित्रता, शत्रुता, और मैं दशा की बात कर रहा हूं, तो ये सब चीजें देखना जरूरी होता है। इस पर मैं अलग से पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी ही एक वीडियो बनाऊं। अब हम बात करते हैं दृष्टि की। अब दृष्टि क्या होता है, जिसको नजर कहते हैं, दृष्टि। एक बात याद रखना कि हर एक ग्रह की, हमारे पास ये 9 ग्रह हैं, हर ग्रह की 7वीं दृष्टि तो होती ही होती है। 7वीं दृष्टि हर ग्रह की होती है, ये पक्का है कि 7वीं जो दृष्टि है वो होगी। यानी कि सारे ग्रह, चाहे कोई भी है, सूर्य है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, बृहस्पति है, राहु है, केतु है, कोई भी ग्रह हो, जहां भी बैठे हैं वहां से, मान लो यहां बैठे हैं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपने 7वें घर को देखेंगे ही देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो राहु देव यहां पहले घर में बैठे हैं, तो यहां से 7वां घर देखेंगे, यहीं से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें घर पे उनकी नजर होगी। अब अगर पहले घर पर असर डालते हैं, मतलब इसका मतलब ये होगा कि अगर वो पहले घर पर असर डालते हैं, राहुदेव अगर यहां बैठे हैं, अगर यहां असर डालते हैं, तो 7वें घर पर भी असर डालेंगे। कोई भी ग्रह जिस घर में बैठा है उससे 7वें घर को देखता ही है। अब मान लो या दूसरे घर में मंगल देव बैठ गए,
तो यहां से सातवें घर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 8वें घर पे उनकी दृष्टि पड़ेगी। और इसके साथ साथ दूसरे घर के साथ साथ वो 8वें घर को भी एक्टिवेट करेंगे। और 7वीं दृष्टि के अलावा कुछ ग्रहों की कुछ और दृष्टियां भी होती हैं। 7वीं दृष्टि तो होती है कि मान लो एक ग्रह यहां बैठा है, अगर वो इस घर को एक्टिवेट कर रहा है तो 7वें घर को भी एक्टिवेट करेगा। बट इसके साथ साथ कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी कुछ और दृष्टियां भी होती हैं, जैसे गुरु और राहु और केतु। इन तीनों की जो दृष्टियां हैं वो 7 के अलावा 5 और 9 नंबर, 5वीं और 9वीं दृष्टि भी होती है। मान लो गुरुदेव यहां बैठे हैं तो इसकी कौन कौन सी दृष्टियां होगी? पहली तो होगी 7वीं, तो मैंने आपको बता दिया कि 7वीं होगी। इसके अलावा 1 2 3 4 5 यानी कि 5वीं दृष्टि भी इसकी होगी। और एक होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि। अब गुरुदेव यहां बैठे हैं और 5वीं दृष्टि यहां पड़ रही है तो शिक्षा के स्थान पर, संतान के स्थान पर भी असर डालेंगे। बृहस्पति देव अगर 5वें घर को देखेंगे, यहां बैठकर अगर 5वें घर को देखेंगे तो पुत्र का योग बनता है। इसी तरह से मतलब यहां से बैठेंगे 1 2 3 4 5, 5वें घर को देखेंगे तो ये संतान का घर है, शिक्षा का घर है। तो संतान, बृहस्पति देव अगर यहां देखेंगे तो संतान का यानी कि पुत्र का योग बनता है। इसी तरह से योग बनते हैं। आने वाली वीडियोस में इन सब बातों को मैं डिटेल से बताऊंगा। अब आगे 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। 9वीं दृष्टि मैंने बताया अभी यहां होगी। अगर यहां कोई ग्रह बैठा तो उसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि ये हो गई। अब गुरुदेव यहां भी असर डालेंगे। अगर यहां असर डाल रहे हैं, यहां असर डाल रहे हैं तो यहां भी असर डालेंगे। इसके अलावा बात आ जाती है मंगल देव की। मंगल देव जो है उसकी 7वीं दृष्टि तो है ही है, जो हम पहले भी डिस्कस करके हटे हैं। 7वीं, उसके साथ साथ 4थी और 8वीं दृष्टि भी है। मंगल देव की 7वीं के अलावा 4थी और 8वीं दृष्टि भी है। अब है शनिदेव। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव की 7वीं दृष्टि के अलावा 3री और 10वीं दृष्टि भी है। 3री दृष्टि और 10वीं। मान लो शनिदेव यहां बैठे हैं तो वो 1 2 3 इस तीसरे घर को भी देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7वें घर को भी देखेंगे। इसके अलावा 8 9 10, 10 में आपका जो काम का स्थान है, आपके बिजनेस का, आपके व्यापार का स्थान है, उसको भी देखेंगे। अब दृष्टि के बाद इसके साथ साथ हमें ग्रहों की ऊंच और नीच की स्थिति को देखना भी जरूरी है। किस राशि में वो ग्रह हैं वो ऊंच के होंगे, किस राशि में नीच के होंगे, यानी कि किस राशि में जो ऊंच का ग्रह है वो अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य है, किस राशि में नीच का जो ग्रह है वो है बुरे परिणाम देने के लिए बाध्य है। भले ही वो इसके मित्र का घर हो, शत्रु का घर हो। ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट मैंने बनाया है, अपनी पिछली वीडियो में भी इसका मैं जिक्र कर चुका हूं, ये आपने पिछली वीडियोस में भी देखा है। ये जो चार्ट है ये फिक्स है। भले ही किसी भी लग्न की कुंडली हो, आप चाहे कितनी भी कुंडलियां उठाकर देख लो, शुक्र अगर मीन राशि में बैठे हैं तो सदैव ऊंच के होंगे। शुक्र जो मीन राशि में बैठे हैं वो सदैव ऊंच के होंगे और कन्या राशि में सदैव नीच के होंगे। शुक्र, अब कितनी भी कुंडलियां उठाकर देख लो, शुक्र जो है अगर वो मीन राशि में बैठे हैं तो ऊंच के होंगे। भले ही मीन राशि का जो स्वामी है वो बृहस्पति देव है। बृहस्पति देव जो है वो शुक्र के शत्रु हैं। अब सूर्य देव जो है वो अगर यहां ऊंच के होंगे तो तुला राशि में जाकर ये नीच के हो जाएंगे। तुला राशि कौन सी है? 7वीं राशि, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। यहां अगर सूर्यदेव यहां ऊंच के हैं मेष राशि में तो यहां तुला में जाके नीच के हो जाएंगे। चंद्रदेव अगर वृष राशि में ऊंच के हैं तो वृश्चिक में जाके वो
नीच के हो जाएंगे। इसी तरह मंगल देव जो है, मंगल देव अगर मकर राशि में नीच के हैं तो कर्क राशि में वो ऊंच के हो जाएंगे। बुध देव जो है कन्या राशि में ऊंच के हैं तो यहां आके मीन राशि में वो नीच के हो जाएंगे। शनिदेव यहां ऊंच के हैं तो यहां पे आके वो मेष राशि में जो है वो नीच के हो जाएंगे। राहुदेव जो है वो यहां वृष और मिथुन राशि में ऊंच के होते हैं और यहां वृश्चिक और धनु राशि में जाके नीच के हो जाते हैं। इसी तरह केतु देव जो है वो वृश्चिक और धनु राशि में ऊंच के होते हैं और यहां वृष और मिथुन राशि में जाके नीच के हो जाते हैं। सो दोस्तों, आज मेरी ये कोशिश रही है कि मैं अपनी पिछली वीडियोज में बताई सारी की सारी बातों को एक बार फिर से रिपीट करूं ताकि आपको चीजें अच्छी तरह से समझ आ सकें। सो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज्योतिष से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर जानकारी आपको चाहिए तो मैसेज बॉक्स में कमेंट करें।